तो नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। जैसा कि हमने 3.1 तक देख लिया था और आज हमें थोड़ा जो रेखाएं होती हैं यानी कि समांतर या समपाती, जो मैंने थोड़ा हिंट दिया था आपको समपाती रेखाएं क्या होती हैं यानी कि 3.1 एक्सरसाइज में। तो आज हम चलिए 3.2 देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जो रेखाओं से संबंधित जो हमारे फॉर्मूले हैं या कहते हैं उसको क्या कहेंगे, यानी कि जो हमारी रूल्स वगैरह हैं उसको देख लेते हैं पहले, है ना। तो फिर हम चलते हैं अपनी उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज पर। तो मैं आपको थोड़ा रूल्स बता देता हूँ। ये बुक इस्तेमाल करता हूँ मैं, जैसे कि एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसी से मैं आपको रूल्स बताऊंगा कुछ और वो ध्यान रखने योग्य रूल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सारणी बना देता हूँ, यही वाली जो बुक में बनी है आपकी। आप बुक से भी याद कर सकते हैं इसको, और समीकरण की जगह आप दूसरे समीकरण भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ अब आपको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसा कि ये क्रम संख्या, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रम संख्या और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रेखा युग्म, यानी कि जो हमारे समीकरण है रेखा युग्म। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये पूरा ही आ जाएगा स्टूडेंट, A1/A2, ये इसका अनुपात आएगा जो इसके गुणांक होंगे यानी कि चरों के जो गुणांक होंगे उसके, V1/V2, ये C1/C2, और यहाँ हो गया अनुपातों की तुलना, अनुपातों की ये हो जाएगा तुलना स्टूडेंट, और यहाँ पर हो जाएगा ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। यहाँ पर हो जाएगा बीजगणितीय निरूपण। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बिलो हेडिंग, ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी क्रम संख्या बनना मैं क्या लिखूंगा। अब यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग मैं समीकरण लिख लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कब क्या होना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, 2x + 3y - 9 = 0। मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ। हम खुद से बनाते हैं अगर समीकरण तो थोड़ा स्टूडेंट देर लगती, इसलिए हम इन्हीं के समीकरण ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखेंगे, हमने ये बुक रख दी है, अब हम देखेंगे A1/A2 यानी कि इसका अनुपात। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A1x यानी कि A1x + B1y + C1 = 0। इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये रैखिक समीकरण होती है ना। रैखिक समीकरण होती है दो वेरिएबल्स में, यानी कि दो वेरिएबल्स से बताया था ना, दो चर में, यानी कि A1x और B1y, यानी कि x और y दो चर हैं। तो ये वही वाला चैप्टर है हमारा जो तीसरा, यानी कि दो रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो अब हम देख लेते हैं A1/A2। तो A1 क्या हो जाएगा, यहाँ से जो x का वेरिएबल्स होता है यानी गुणांक होता है ना, तो यहाँ पर है 1 और यहाँ से क्या है 3, ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से B1 देखेंगे, ये यहाँ B2 है, और B1 देखेंगे यहाँ से -2, और यहाँ पर है 4, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम C, तो यहाँ यानी C1/C2, तो ये हो जाएगा 0/-20, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा अनुपातों की तुलना। अब यहाँ पर अनुपातों की तुलना जब मैं करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा A1/A2 और डज नॉट इक्वल B1/B2, और ये तो 0 हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इस तरीके का देखूंगा अनुपातों की तुलना करने पर, यानी कि अगर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आगे डज नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि इसमें से कोई भी अनुपात इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जब कोई भी हमारा अनुपात बराबर नहीं होता तो ग्राफ के निरूपण क्या होता है, हमेशा ग्राफ का निरूपण होता है, यानी कि अगर हम इसको ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेद, ठीक है, करेंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ के निरूपण। अब यहाँ पर क्या है, बीजगणितीय निरूपण। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं स्टूडेंट, तो वहां पर क्या होता है, केवल एक हल होता है, यानी कि केवल एक हल का मतलब है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी कि यूनिक, है ना, उसके अलावा कोई हल हो नहीं सकता, तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल होगा, है ना। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अद्वितीय, यानी कि यूनिक हल होगा उसका। ठीक है, केवल और केवल एक हल होगा, मैंने लिखा केवल एक हल। ठीक है, तो केवल एक हल होगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ A1/A2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर 2 से 4 को काटेंगे तो हाफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 3 को 6 से काटेंगे तो ये भी हाफ आएगा, और यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18 तो ये भी हाफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस से कट जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस का हाफ। तो ये इसका अनुपात हो गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर यानी कि ये तीनों अनुपात क्या आ गए, हमारे बराबर आ गए। तो जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं। ठीक है, रेखाएं संपाती, इतना लिख दिया मैंने, रेखाएं संपाती होती हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि वो, यानी कि ये क्या लो, अधिकतर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि कोई मतलब वो नहीं है, डिफाइन नहीं है, यानी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ग्राफ का निरूपण क्या हो जाएगा, रेखाएं संपाती होंगी। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ A1/A2, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2। जब A1/A2 करूंगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, B1/B2 करूंगा तो 2/4 यानी कि हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो मैं अब इसको अगर अनुपात की तुलना करूंगा तो कैसे लिखूंगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जब ये होता है तो यहाँ पर क्या होता है, रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। अब जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, तो ये हो जाता है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ही बना देता हूँ मैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं ना, छोटा बना देता हूँ, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद, ये मान लो ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, तो ये इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब रेखाएं जब कम समपाती होती हैं, मान लो एक रेखा ये गई, ठीक है, ये बना दिया मैंने ब्लू ब्लू इस हेडिंग से। अब वो कहते हैं ये इसी पर क्या चली जाएगी, अगर ब्लैक चली जाएगी इस तरीके से, तो ये क्या चली गई, ब्लैक, तो यानी कि एक के ऊपर एक रेखा, तो ये क्या हो जाएंगी, रेखाएं संपाती हो जाएंगी। अब मैं यहाँ बना देता हूँ, रेखाएं समांतर कब होती हैं, तो जब इक्वल लंबाई की होती हैं और उनके बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, यानी कि h मान लो इनके बीच की दूरी, ये भी L1 ये L2। ठीक है, तो जब समान होती है उनके बीच की दूरी और अलग अलग होती हैं तो क्या हो जाता है, वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपको, समांतर क्या होती है, संपाती क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, और इनका अगर ये जो अनुपात है अगर बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा, और इनका अनुपात तीनों का बराबर होगा तो रेखाएं संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर
इनका दो अनुपात बराबर है, A1/A2 और B1/B2, और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तब रेखाएं समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं इसे ब्लैकिंग से लिख देता हूँ। अब अगर केवल एक हल होता है तो स्टूडेंट, तो रेखाएं क्या होती हैं, संगत भी होती हैं, यानी कि जो इनका हल जो होता है संगत होता है। ठीक है, ये चल नहीं रहा, इसी से लिख देता हूँ ब्रैकेट में, हल संगत होता है, हल संगत है ना, ये हो गया, आप ध्यान रखिएगा। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब कोई भी अगर हल होगा तो उसके जो हल होंगे वो संगत हल होंगे। ठीक है, अब इसमें कोई हल नहीं है तो ये असंगत हो जाएगा, तो इसको यहीं पर ध्यान रख लेंगे, ये हमारे 3.2 में काम आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये मैंने आपको कम्प्लीटली चार्ट बना दिया है और आपको इसको याद करना होगा, एक तरीके से याद ही क्या करना होगा इसमें, पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसमें वैसे याद करने वाली कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस समझा दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ आप इसको रिवाइज करेंगे और ठीक से ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ और हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ। हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.2 और मैं इसका पहला सवाल लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या करना है इसका, अरे यार ये क्यों, तो इसमें क्या है, हाँ रैखिक समीकरण में शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये जो रैखिक समीकरण बनेंगे, रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके ग्राफिए। उनके ग्राफिए विधि से हल निकालने हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार सवाल लिख कर बता देता हूँ। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना होगा, हमें रैखिक समीकरण के योग बनाने हैं। ठीक है, और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब जो हम करते थे बीजगणितीय रूप से यानी ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक गणितीय पहली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है। अब उसमें यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है स्टूडेंट, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़कर लैंग्वेज को क्या बना लेते हैं, हम अपन जो समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर कुल विद्यार्थी 10 हैं तो हमने माना ATQ माना लड़कों की संख्या इक्वल टू X
और लड़कियों की संख्या को क्या दिया हमने यहाँ, लड़कियों की संख्या इक्वल टू बाई। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कुल लड़के मतलब कुल स्टूडेंट कितने वहाँ पर 10, तो समीकरण नंबर 1 ही हमारी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है 22, और लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा, यानी कि मैं इसको x प्लस बाई यानी 4 और 4 एक तरफ कर लें अगर हम, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी सेकंड समीकरण हो जाएगी स्टूडेंट। अब हम इन दो समीकरण युग्मों को क्या करना है, ग्राफ्य विधि से हल करना है ना। तो अब ये हो जाएगा समीकरण दो युग्म बन चुके हैं हमारे, तो इनको ग्राफ्य विधि से हल करेंगे। तो स्टूडेंट आपने ये सवाल उतार लिया होगा और देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ साफ और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूं, हाँ समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए सबसे पहले 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं हमें, यानी कि 2 बिंदु होने चाहिए हमारे पास, तभी हम उन्हें क्या कर पाएंगे, हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे, यानी ग्राफ पर प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर समीकरण 1 के लिए करते हैं हम, तो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। अगर मैं यहाँ पर x ले लूँ, यहाँ पर y ले लूँ, तो ये हमारा यहाँ पर है समीकरण नंबर 1। अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा स्टूडेंट 10, और अगर मैं x इज इक्वल टू क्या रख दूँ, यहाँ पर मैं 5 रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा y इज इक्वल टू 5 ये जाएगा, x अगर 5 है तो ये इधर जाएगा माइनस जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है, हाँ मतलब लिमिट नहीं है कि ये ही रखना है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं समान। और फिर उसके बाद हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए स्टूडेंट ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी बॉक्स बना लेता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया, समीकरण नंबर 2 हमारा ये है। ठीक है, अगर मैंने x 0 मान लिया तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, x 0 y 4। अब अगर मैंने यहाँ पर x को अब मैं कितना मानूँ, जो यहाँ पर दूसरा बिंदु आ जाए हमारा, तो अगर मैंने x को 2 मान लिया मान लो, या चलो मैं 1 ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1,5, क्योंकि x इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये हमारे यहाँ पर आ गए। अब 2 बिंदु हमें यहाँ से नहीं मिले, तो मैं लिख लेता हूँ 2 बिंदु को कौन से हैं, 0,10, 0,10 और b 5,5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं इसको c बिंदु बना देता हूँ, ये 0,4 और यहाँ पर आ जाएगा d 1,5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे ये आ गए। अब हम ग्राफिक निरूपण इधर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो मैं ग्राफ के निरूपण यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0। अब हमारा क्या है यहाँ पर, ये है। अब यहाँ पर मैं ले लूँगा क्या, एक भी है यहाँ पर, तो एक ही ले लेते हैं, है ना। 1 यूनिट बराबर क्या माना, 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसको और ऊपर बढ़ा ले 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इधर को आपको पता है नेगेटिव चलता है, इधर को ये चलता रहेगा इधर को, और यहाँ पर ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, ये -6, ये भी चलता रहेगा। हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है 0,10, यानी कि 0,10 यानी कि x और y के रूप में होता है बिंदु कोई भी। ठीक है, तो यानी कि 0,10, तो यानी कि 0 तो ये है और y अक्ष पर कितना है 10, तो हम यहाँ पर ले लेंगे इसको। ठीक है, अब मैं इसको ब्लू हेडिंग यूज करता हूँ, तो ये 0,10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख दिया मैंने। ये कौन सा बिंदु है, ए बिंदु।
अब यहाँ पर है बी 5,5, तो 5,5 का आएगा यानी कि एक्स भी 5 और वाई भी 5, तो यहाँ पर बी बिंदु हो जाएगा हमारा 5,5, ये आ गया है ना। अब मैं इसको मिला दूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर लाइन टेढ़ी भी हो तो आप कोई नहीं, आप स्केल से करना, सीधी कर लेना। ठीक है, यानी कि सीधी खींचना जो लाइन खींचोगे, ठीक है, रेखा खींचोगे। तो ये आ गया 0,4, तो यानी कि बाई अक्ष पर 4 और ये 0, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये सी पॉइंट हमारा ये आ गया 0,4, और फिर क्या है 1,5, यानी कि एक्स अक्ष पर ये और यहाँ पर 5, तो यानी कि यहाँ पर बोलेंगे हम इसको, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये 1,5। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0,4, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा। अब ये 1,5, तो अगर मैं इसको मिलाऊँ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मिल रही है ना स्टूडेंट, यहाँ पर ये ध्यान देना आप, यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये नीचे आएगी 3 पर लगभग, और यहाँ पर ये मिल रही है 6 पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा गया था, देखो हाँ लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पूछी गई थी, तो हमने जो माना था, क्या माना था, लड़कियों की संख्या y मानी थी, लड़कों की संख्या x मानी थी। तो x अक्ष पर हमारा कितना आ रहा मान 3, तो यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आप उतार लो और 1 मिनट देख लो, मैं इतना सवाल नंबर 2 देखता हूँ, है ना, बुक में फिर यहाँ पर लिख देंगे हम। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, 10-20 सेकंड है आपके पास, इसको लिख लो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है थोड़ा, अगर नहीं ये 7 को मिलेगी, यानी कि ये बोर्ड बनाने की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है लड़कियों की संख्या कितनी आएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, बाकी हमारा ठीक है, और आप देख लो, इसको उतार लो। तो ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूँ और चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर x के इक्वल टू अपन ले लेते हैं -2। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पहले से ही, और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पर 7 - 2 रख लेते हैं, प्लस 5/, इज इक्वल टू कितना 46, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का होगा ये 14, तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब 6 4 10, 4 5 और 1 6। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर y इज इक्वल यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 × 60, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सी बिंदु क्या आ गया 3,5, और डी बिंदु क्या आ गया कितना आया 2,12, तो हमारे कितने आ गए 4 पॉइंट आ गए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो ए और बी पॉइंट थे कहाँ लिखे थे हमने, ये रहे। ठीक है, ए और बी और सी और डी, तो मैं इधर का साफ कर देता हूँ ये, और फिर इधर कर लेते हैं हम ग्राफीय निरूपण। तो इधर करेंगे हम ग्राफीय निरूपण। यह जाता है, मैं ले लेता हूँ एक यूनिट बराबर, यानी कि एक खाना होता है वो जो ग्राफ में होता है, तो मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 0 और ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर भी -2, -4, -6, इधर 2, ये x अक्ष है, इधर x डैश कर देते हैं, इधर y कर देते हैं, इधर y डैश। ठीक है, इधर -2 होगा, इधर -4, इधर -6, -8, ऐसे ही इधर 4, इधर 6, इधर 8, इधर 10, और ये हो जाएगा 12 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे कम जगह होने के नाते हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं इधर, तो आप देख लेना 3,5। ठीक है, यानी कि x अक्ष पर 3 और उस पर 5, तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, और 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी
3 और 5 ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, तो कैसे कैसे आएगा, लेकिन हमें अक्ष के हिसाब से लेना है। तो ये 3, ये हो जाएगा 5। तो हमारा जो पहला पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारे यहाँ 3.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आ गया। और बी क्या है, -4, 10। तो -4 किस पर है, ये है -4 और -10, तो यानी कि बाई एक्स पर प्लस का है ये, ठीक है। यहाँ पर ही थोड़ा नीचे, तो ये क्या है -4, 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखा कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगी। अब यहाँ पर 3,5 है, तो 3,5 यानी कि 3 ये है और 5 ये है, तो यानी कि जो दूसरा वाला बिंदु है, यानी कि दूसरे समीकरण का पहला बिंदु क्या है, सी, इसको मान लेते हैं, ये ए थी और ये सी आ गई, ये भी 3,5 है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या है, 2,12 है, तो 2 ये रहा हमारा, 12 ये रहा, यानी कि ये आएगा 2,12। तो अब ये यहाँ पर ये क्या जाएगी, यहाँ से होकर के जाएगी स्टूडेंट ये, ठीक है। ये यहाँ तक, यहाँ से होकर जाएगी ना, ये 5 पे है और यहाँ पर है ये, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ही होकर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इससे ग्राफीय निरूपण से क्या निकल जाएगा, ये हल निकल जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने क्या दिखा दिया, इसमें हमने दिखा दिया ये ग्राफीय निरूपण से हल, ठीक है। तो हमारा जो हमने माने थे, क्या माने थे, यानी कि x माने थे, यानी पेंसिल मानी थी और कलम मानी थी। तो कितनी कितनी आ गई थी, 3 और 5, ठीक है स्टूडेंट। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हैं तो उसी बिंदु पर हमारे क्या हो जाते हैं, हल। तो यानी कि हमने पहले x माना था, यानी कि क्या माना था पेंसिल। तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, या इसको मिटा देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो, इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा 3,5 से जा रहा, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं का, यानी दोनों रेखाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पेंसिल मानी थी, इसलिए पेंसिल का, या ऐसा लिख सकते हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3, और एक कलम का मूल्य कितना जाएगा स्टूडेंट, 5 रुपये, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था, यही हमसे पूछा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफीय निरूपण से क्या निकाल देंगे, हल निकाल देंगे इसका, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 1 और 2 जो था ग्राफीय विधि से बताना था x और y की मान, तो x और y की मान हमने बता दिए किससे, ग्राफीय विधि से। तो ये हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूँ। यानी कि पहले के 2 पार्ट थे और अब दूसरे के पार्ट चलेंगे। तो उसमें अब हमारा यूज होगा क्या, जो हमने अभी आपको टेबल से समझाया था कि समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं या प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। तो अब मैं आपके स्क्रीन पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बोर्ड पर आपके क्या करना होगा हमें। तो यहाँ पर अनुपातों की तुलना करके बताना है, यहाँ पर 2 अनुपातों की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनुपातों की तुलना करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम उसी में अपना पहला सवाल ले लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको जो टेबल थी वो आपको टेबल याद होगी, नहीं भी हो तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या है, एक बात तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, अब समीकरण नंबर 1 में यानी कि इधर जो इक्वल है, यानी कि राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, और इधर ये 8 लिखा होता तो हम इधर ही ले आते, फिर तुलना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी, तो अब अगर हम A1 देखें अपॉन A2 देखें, तो यानी कि 5/7 है, ठीक है। और B1/B2 देखते हैं तो कितना है, -4/6 है। और अगर C1 C2 देखते हैं तो 8/-9 है। इतना करने की जरूरत नहीं है, यही पता चल गया स्टूडेंट।
कि हमारा क्या है A1 अपॉन A2। तो ये हमने देखा क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि यहाँ पर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब सेकंड सवाल भी यहीं लिख देता हूँ आपके लिए, जल्दी फटाफट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारा वीडियो भी और लंबा हो जाता है। ठीक है, 9x + 3y प्लस, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने लिखा ये सेकंड अपना जो समीकरण थे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आप इसमें देख लेंगे हम तुलना करने पर। तो A1 अपॉन A2 की अगर तुलना करेंगे तो 9 अपॉन 18 आ जाएगा, जिसका मतलब है 1 अपॉन 2। ठीक है, B1 अपॉन B2 भी देखेंगे यहीं, तो ये 3 अपॉन 6, तो इसका मतलब भी क्या है 1 अपॉन 2। और ये इसको भी देखेंगे C1 अपॉन C2 को, C1 अपॉन C2, तो इसका मतलब भी क्या है, यानी कि 12 अपॉन 24, यानी कि 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो स्टूडेंट ये हमारे तीनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रेखाएं समपाती हो जाएंगी। रेखाएं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेखाएं समपाती हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही बताना था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं, समांतर है। तो ये हमारे हो जाते हैं 2 न्यूमेरिकल। हाँ, अब लास्ट का देख लेते हैं हम। ठीक है, फिर हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, यानी कि थर्ड सवाल की तरफ। तो हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, उसमें कितना लिखा है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये थर्ड है, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो ये कहता है हमारा जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। तो ये थर्ड हो जाएगा, यानी कि समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब A1 अपॉन A2 अगर यहाँ से निकालेंगे हम तो 6 अपॉन 2, यानी कि 2 3 6, यानी 3 अपॉन 1। और B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, -3 - 1, यानी कि 3 अपॉन 1। और अगर C1 अपॉन C2 निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ से तो 10 अपॉन 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या पता चलता है हमें कि A1 अपॉन A2 = अपॉन B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो यानी कि हमने क्या देखा स्टूडेंट यहाँ पर कि हमारा जो A1 और A2 का अनुपात है और B1 अपॉन B2 का अनुपात है वो तो इक्वल है। ठीक है, और जो C1 अपॉन C2 का अनुपात है वो इक्वल नहीं है। तो यानी कि दो अनुपात यहाँ पर बराबर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा, जैसा कि हमने टेबल में भी देखा था, आपको बताया था ना मैंने अभी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हो जाएगा, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड सवाल की तरफ। इसके तीनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड में क्या है, यहाँ पर भी क्या है, अनुपात है। अनुपातों को चेक करके बताना है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करने पर, की तुलना करके ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट में हुबहू लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ सवाल की कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अभी तो संगत और असंगत बताना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर एक भी हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा, और एक भी हल नहीं होगा तो असंगत होगा। तो अब मैं इस कड़ी में अपना पहला सवाल लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 2y = 5। और यहाँ पर जो दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - 3y = 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ A1 अपॉन A2, अब तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। और ये अगर B1 अपॉन B2 देखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन -3। और यहाँ पर C1 अपॉन C2 यानी कि 5 अपॉन 7। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक भी अनुपात बराबर नहीं है, यानी कि हम शुरू के तो में ही पता चल जाएगा हमें कि कुछ भी बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा ये। तो इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, आपको मैंने बता रखा है, पूरा टेबल बना करके उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था
केवल एक हल होता है, ठीक है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। और क्या होगा यहाँ पर समीकरण के संगत हल होंगे, जो हमसे पूछा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा कि अगर रेखा प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, संगत हल होंगे, ठीक है। तो मैं अपना जो दूसरा है न्यूमेरिकल है वो लिख लेता हूँ, 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर भी वही बताना है A1 अपॉन A2 का अनुपात निकाल के। तो स्टूडेंट मैं इसमें कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको, जिसको आप स्वयं से करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है स्टूडेंट। 3/6 8/9। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो जाएगा C1/C2 का, तो ये बराबर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा A1/A2 और B1/B2 और क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है, इसलिए रेखाएं, ये क्या कंडीशन बताई थी, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि हमारा एक अनुपात बराबर है और दूसरा वाला नहीं है, होंगी, ठीक है। और क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो स्टूडेंट ने क्या बताया था, समीकरण के असंगत हल होंगे, ठीक है, समीकरण के असंगत हल होंगे। तो हमारा इस तरीके से ये भी कंप्लीट करा देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा हो गया 2। तो मैंने संगत और असंगत दोनों समझा दिया। जिसका एक भी हल होगा तो वो कैसे होगा, संगत, और जिसका हल नहीं होगा वो कौन सा होगा, असंगत। तो ठीक है, इसमें कोई भी हल नहीं था, यानी कि जो रेखाएं समांतर है इसलिए कोई हल नहीं है, इसीलिए क्या है, असंगत है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तीसरा भी एक और करके दिखा देता हूँ आपको, यानी कि ये थर्ड पार्ट, ये क्योंकि अपोन में है तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये अपोन वाला कैसे होगा, ठीक है। 9x माइनस 10y और इज इक्वल टू 14, ये ठीक है। तो मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। अगर मैं A1/A2 निकालूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, A1/A2 यही है ना, हाँ ठीक है। तो A1/A2 अगर मैं निकालूंगा तो 3/2, ठीक है। A2 कितना है, 9, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर 1 है, एक तरीके से जब कुछ नहीं होता 1 होता है। तो 3/2 अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा ना स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर 3/9 18, यानी कि 3 6 18, 1/6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, अगर मैं B1/B2 निकालूँ, B1/B2 तो ये कितना है, 5/3 और ये कितना -10/1, ठीक है। 5/3 गुणा 1 माइनस 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/6, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर अगर क्या निकालूंगा, C1/C2, तो ये इधर जाएंगे तो ये कितना आएगा 1/2। तो इसमें क्या है, यहाँ पर प्लस का आ रहा है हमारा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस का आ रहा है, मतलब आ 1/6 ही रहा है लेकिन प्लस माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ पर भी इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा, मैं बोला बता देता हूँ स्टूडेंट, लिख रहा हूँ। और क्या होगा, संगत हल होंगे इसके, ठीक है, संगत हल होंगे, ठीक है। तो ये संगत हल होंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर से फोर्थ पार्ट और एक पार्ट आपका कहते हैं होमवर्क है, फोर्थ पार्ट क्योंकि इजी है वो आप कर लोगे। और मैं आपको ये वाला पार्ट और करके दिखा देता हूँ लास्ट इसमें, फिफ्थ, ठीक है ना स्टूडेंट। फिफ्थ पार्ट जो है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे पहले, आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन करेंगे वो अच्छा रहता है, इसलिए मतलब इधर ही ले आएंगे इसको भी, और -12 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं A1/A2 निकालूंगा यहाँ से, तो 4/3 अपॉन यहाँ पर से क्या है,
2, तो 2/1 आ जाएगा, नहीं 4/3 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 4/6। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2/3 हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर b1/b2 निकालूँ यहाँ से स्टूडेंट, तो यहाँ पर b1/b2 क्या आएगा 2/3 आ जाएगा, है ना, और 2/3। और अगर c1/c2 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8/12। ठीक है, अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये भी 2/3, यानी कि a1/a2 और इक्वल b1/b2, यानी कि तीनों बराबर आ रहे हैं ये 7/c1/c2। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रेखाएं रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, रेखाएं संपाती होंगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे यानी कि एक भी हल होगा या अनेक हल होंगे तो क्या होगा, हल जो है हल संगत होंगे। ठीक है स्टूडेंट, हल संगत होंगे। तो इस तरीके से हमारा तीसरा भी हमने देखा। बस एक सवाल आपको होमवर्क दिया मैंने, जो नंबर है उसका 4th। ठीक है, ये 5th हो गया। हम चलते हैं ना 4th सवाल की तरफ। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जल्दबाजी हो रही हो तो स्टूडेंट एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। अब हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। ठीक है, तो 4th पार्ट क्या कहता है कि ये जो है रैखिक समीकरण इनमें दे रखे हैं, कौन से संगत है और कौन से असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफ निरूपण विधि से हल करना है, संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या है, पहला लिख लेता हूँ मैं x + y = 5। जैसा अभी हमने किया था ग्राफीय विधि से, यानी कि जो फर्स्ट के 1 और 2 पार्ट थे वैसे ही करना है। ठीक है, 2x यानी ग्राफीय विधि से करना है अगर संगत होंगे तो। बस इसमें एक कंडीशन ये रखिए, संगत होंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं a1/a2 निकाल गए तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, b1/b2 कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और c1/c2 हो जाएगा। तो ये भी 1/2 हो जाएगा, है ना। तो हमने पढ़ा था a1/a2 जब बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। तो स्टूडेंट इस तरीके से करना है, यानी कि ये संपाती होंगी रेखाएं और अनेक हल होंगे और इसके हल संगत होंगे। ठीक है, संगत होंगे। तो अब इसमें क्या करना होगा, हमें ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। ठीक है, तब मैं ग्राफीय विधि से हल करना बता देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में ले लूँ, समीकरण नंबर 1 में, तो ये आपका अच्छे समझ में आ रहा होगा कब करना है क्या करना है। ठीक है, तो ये संगत हो जाएंगे। अब मैं समीकरण नंबर 1 में अगर मैं ले लिया, ठीक है, तो समीकरण 1 में ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है, तो यहाँ से अगर x = 0 रख दूँ तो y = 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और x बराबर अगर मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ से 5 रख देता हूँ, तो y बराबर अगर 5 रख दिया तो y = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बिंदु क्या आ गए 0,5 और मैंने ये पॉइंट निकाल लिया ना स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x = 0 रख दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ x = 0 y = 5। ठीक है, और अगर मैं x बराबर एक बार क्या रख दूँ, यहाँ पर 5 रख देता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा है तो x = 5 रख सकते हैं, इसी में नहीं रख सकते थे 5 अगर तीसरा बिंदु निकाल दे तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में भी। ठीक है, अगर x = 5 मैंने यहाँ रखूँगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 10 जाएगा 0, तो ये y = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके पॉइंट भी क्या आ गए 0,5 और 5,0, ये 0,5 c और ये d, ये 5,0। आप ये एक से आए हैं मेरे, क्योंकि x मान रखने पर, लेकिन क्या था आप अलग भी रख सकते हैं तो आपका अलग आ जाएगा, लेकिन आंसर एक ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इधर को साफ कर देता हूँ, इधर ग्राफ निरूपण कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और 1 2 3 और इधर 5। ठीक है स्टूडेंट,
यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, -4, इधर -1, -2, -3, इधर -4, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ 0,5, तो 0,5 जीरो ये है हमारा, और 5 इस पर लेना है, तो 0,5 ये हो जाएगा, ठीक है। और 5,0 ये हो जाएगा, 5,0, तो एक एक बिंदु, एक लाइन तो ये आ जाएगी हमारी स्टैंड, ठीक है। अब फिर से क्या 0,5 और 5,0, तो जो हमारी दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब इसी पर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, इस लाइन को क्या कह देंगे, जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई तो क्या हो जाएगी, हमारी संपाती रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। अतः रेखाएं संपाती हैं, ये मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, संपाती हैं। और क्या होगा इसकी दूसरी कंडीशन, यानी कि अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है स्टूडेंट, ये भी मैंने आपको बताया था। और हल कैसे होंगे, संगत होंगे, हल संगत होंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आ जाएगा ये, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको भी देखेंगे तो ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से। और अगर कहते हैं वही बात कहूँगा, और जल्दी से समझ में ना आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये आपने देखा पहला सवाल इसका। अब मैं इसको कर देता हूँ, अब ये आपका जो सेकंड सवाल है वो होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ सेकंड, यानी कि थर्ड सवाल, ठीक है। तो यहाँ की 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2 मैं करूँगा और 2 आप करेंगे, ठीक है, घर से, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है स्टूडेंट। यहाँ पर ये 1 ये 2, तो अब इसमें देख लेते हैं कि अगर संगत होंगे तो हम आगे करेंगे, ठीक है, असंगत होंगे तो छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो इसको a1/a2 देखेंगे अगर, तो 1/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, b1/b2, ये कितना जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट। और ये c1/c2 कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये -1/a2 और b1/b2 c1/c2। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, a1/a2 और b1/b2, यानी कि ये इक्वल ही नहीं है ना, देखने में बदलता है a1/b1। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा और ये संगत हल होंगे। अब ये संगत हल होंगे तो इनके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि ग्राफ विधि से करना पड़ेगा। तो ग्राफ विधि से हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 के लिए करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 के लिए करते हैं, 1 के लिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट रखता हूँ मैं, डायरेक्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और x बराबर अगर मैं रखूँगा यहाँ से यानी कि 3, ठीक है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर x बराबर 3 रखूँगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा 0, है ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर ये प्लस में जाएगा, अब ये इधर जाएगा तो इधर माइनस में जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे समीकरण नंबर अब 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखूँगा, और इधर ये किसका हो जाएगा y, यानी कि इधर जाके ये तो 4 हो जाएगा प्लस का, तो यानी प्लस, और ये रहेगा माइनस का, तो यानी कि यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना रखूँगा मैं रखता हूँ 1 रखें, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तब, और y इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर से, यहाँ पर ये प्लस का 4 हो जाएगा, अब इधर जाएगा ये माइनस का 4, तो 4 में 4 जाएगा 0 स्टूडेंट, तो 0 और अपॉन माइनस का 2 यानी कि 0, ठीक है। तो y बराबर 0, तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। एक बार अगर मैं इसका यहाँ पर देखूँ माइनस का 2y इक्वल टू 4 और माइनस का 4, हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके जो पॉइंट आ गए हमारे, a 0,6 और b 3,0 और c 0,2 और d 1,0, तो हम ये देख लेंगे। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ग्राफीय निरूपण, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये हटा देंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे अब हम ग्राफीय निरूपण। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ठीक है। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर ले लेते हैं 3, यहाँ पर चलो 4, यहाँ पर 1 माइनस का, यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा। अब मैं पहले पॉइंट को दर्शाने की कोशिश करते हैं हम। इधर लेना पड़ेगा हमें 5, ये 6, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 0,6 है वो। अब मैं यहाँ पर 0,6 लूँगा तो यहीं पर आएगा हमारा 0,6, ये हो जाएगा। और 3,0, 3,0 ये है, 3,0 ये आ जाएगा। तो ये लाइन खिंच जाएगी इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर है ये, तो ये हो जाएगी 0,6। और जो नेक्स्ट सी बिंदु है तो वो क्या है 0,2, तो 0 यानी कि एक्स अक्ष पर और 2 इस पर, तो ये 0,2 ही आ जाएगा। फिर क्या है 1,0, 1,0, तो ये आ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये यहाँ से रेखाएं आ रही हैं समांतर, ये थोड़ा इसमें टेढ़ी में आ रही हैं क्योंकि हाथ से खींच रहा हूँ, आप स्केल से खींचेंगे तो हो जाएगा। तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, इसकी रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। जब रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हाँ 1 मिनट, ये -2 था, हाँ -2 था ये, और यहाँ पर 2 2 4, लेकिन यहाँ पर ठीक है, वहाँ पर ये अभी जो आया मैंने मिटा दिया इधर वाला जो पार्ट, तो रेखा समांतर होंगी तो उसको आप कहते हैं कर लेंगे, यानी कि करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दोबारा लिखना, तो मैं इसको कहते हैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो रेखाएं, ये जो हमारा आंसर आ रहा है इससे रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, और ये क्या होंगे, असंगत हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, असंगत होंगे हल इसके, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा असंगत। तो अब आपके लिए 2 इसके पार्ट क्या हो गए, यानी कि दूसरा और चौथा होमवर्क, ठीक है। और वो जो पहले वाला था उससे शायद मैंने कौन सा दिया था आपको होमवर्क, शायद सेकंड वाला, ठीक है। और तो ये आपको होमवर्क करने हैं, बाकी मैं कराऊंगा। अब हम चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ, यानी 5th सवाल की तरफ। तो मैंने इसको यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है। ये आपको कहीं भी कुछ परेशानियां है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको डाउट, यानी कि आपका डाउट जो होगा क्लियर करूँगा, ठीक है। 5, अब यहाँ पर क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई दे रखी है इन्होंने, लंबाई यानी कि चौड़ाई, यहाँ से यानी कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है स्टूडेंट। का अर्ध परिमाप कितना होगा, 36 मीटर है। तो यह करना होगा, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि बाग की बीमाएं याद करनी है, ठीक है। यानी कि x और y का मान, यानी कि लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो मैं मान लेता हूँ, माना लंबाई इक्वल टू x, ठीक है स्टूडेंट, मैंने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को मान लेते हैं हम y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यानी कि लंबाई x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। ये का अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, 36 मीटर है ना, ये भी मीटर में दे रखा है, और अर्ध परिमाप जो है मीटर में भी दे रखा है ये भी। तो हम एक तो ये देखेंगे कि यूनिट से हम दे रखी हो, यानी कि सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में दे रखा हो पूरा सवाल, और मीटर हो तो मीटर में ना दे रखा हो अगर, तो कहता है हम चेंज करेंगे उसको, है ना। जैसे 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पर अर्ध परिमाप दे रखा है, तो जो वर्ग यानी कि आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है, तो वो आपको स्टूडेंट पता ही है क्या होगा, 2 गुणा ये लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या रखा है यहाँ से, तो यानी कि इसका आधा हो जाएगा,
ठीक है। तो आधा हो जाएगा यानी कि हाफ, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा यानी कि लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखे हो। अब हम करते हैं आगे, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये मिटा देता हूँ इधर रखता। अब यहाँ पर दे रखा है x का मान और y+4, ठीक है। तो यानी कि समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि लंबाई चौड़ाई का मान यानी कि x+y। तो अब यहाँ पर x तो अपनी जगह पर रहेगा और y की जगह मैं क्या, ये x की जगह पर यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं, y+4 और प्लस y रहेगा, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 36। तो यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2y और 36, ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा y और ये 36 माइनस 4 यानी 32 और यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा 16, y=16 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर x कितना आ जाएगा, x 16 प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। तो x, तो हमसे क्या पूछा था, इसी बीमारी याद करनी थी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आ गई x का मान यानी कि 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 16 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने देखा अपना क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 6 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जल्दी से इसको देख लीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ जाता करके, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आयत परिमाप वगैरह क्या होता है और लंबाई चौड़ाई से निकाल देंगे, ठीक है। और इसको लैंग्वेज पे ध्यान देंगे थोड़ा, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है उसको लेकर समीकरण 1 बनाया हमने, फिर हमने समीकरण 1 से इसमें मान रख दिया, यानी कि समीकरण 2 अगर इसे कहते हैं तो, ठीक है। फिर हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। एक रैखिक समीकरण दी गई है स्टूडेंट, तो मैं समीकरण ही लिख देता हूँ सीधे, 2x + 3y और -8। आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, लेकिन मैं बोल करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये समीकरण दी गई है, हमें इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। तो इसमें समीकरण में क्या कहा गया कि एक रैखिक समीकरण ये है, ये 2x + 3y -8 = 0, ठीक है। दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म, ठीक है, का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, अब मैं यहाँ पर पहले कंडीशन लिख देता हूँ, क्या दे रखी है, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन लिख देता हूँ, तो मैं इसको आपको एक ही बार में बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट, समांतर रेखाएं हों, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर थर्ड कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ, अब संपाती रेखाएं तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि एक समीकरण ये हमें दे रखी है और यहाँ पर हमें सेकंड समीकरण अपने मतलब अपनी तरफ से लिख के देनी है, यानी कि बतानी है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद हो जाएं। तो प्रतिच्छेद में मैंने आपको क्या बताया था, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या होता है स्टूडेंट, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इस तरीके से कोई समीकरण बनानी है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, अगर 3x और +2y और माइनस का 15 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण तो ये आ गई हमारी, तो यही हमारा क्या कहलाएगी आंसर, क्योंकि, है ना, क्योंकि लिख देता हूँ मैं, क्योंकि क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे अगर a1/a2 देखेंगे तो a1/a2 यहाँ से क्या आएगा 2/3 और b1/b2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3/2, है ना। तो यानी कि यहीं से पता चल गया ये 2/3 है और ये 3/2 है, यानी कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है ये समीकरण, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये अपना पहला कंडीशन जो थी सेटिस्फाइड कर दी है, ठीक है। अभी समांतर रेखाएं हों, तो समांतर रेखाओं के लिए क्या बताया था, जब रेखाएं समांतर होती हैं तब क्या होता है स्टूडेंट, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, यानी कि a1/a2 = b1/b2
और C1/C2 होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारी पहली समीकरण ये है। अब हमें इसे को सेटिस्फाइड करना है, यानी कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए और C1 अलग रहना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि मैं लिख देता हूँ इसको 2 4 जा 4x, ठीक है, 2 बार जाएगा, प्लस 6y और माइनस का 17 लिख देते हैं तो 0। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी। क्योंकि अब देख लो 2/4 करेंगे तो यानी 1/2, 3/6 करेंगे तो 1/2 और 8/17 करेंगे तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, यानी कि ये डज नॉट इक्वल हो जाएगी। तो हमारी समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने बता दिया आपको समांतर रेखाओं की कंडीशन। अब ये समपाती रेखाएं कब होंगी, तो हम जानते हैं कि जब रेखाएं समपाती होती हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, समपाती होती हैं। यहाँ आप अपनी तरफ से भी कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है मेरा एग्जांपल लिया गया था किसी और का एग्जांपल, उसी के थ्रू आप सेटिस्फाई करो कंडीशन। आप अपने दिमाग से भी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। बस ये क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए ये कंडीशन जो होती है हमारी, यानी कि रेखाएं समांतर कब होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद कब होंगी, रेखाएं समपाती कब होंगी। तो समपाती रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 और B1/B2 और यानी कि सब बराबर होती हैं ये अनुपात। ठीक है, तो C1/C2। तो हमें ऐसी वो लेनी है यहाँ पर एक समीकरण और जो सारे के सारे बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कितना, यानी कि 2 3 जा 6, अगर मैं 6x ले लूँ अब यहाँ पर और 3 3 जा 9, तो मैं यहाँ पर 9y ले लूँ। 2 3 या 6 और 3 3 या 9 और यहाँ पर मैं ले लूँ माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण इसकी हो जाएगी 2। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर इसका और इसका A1/A2 का निकालेंगे क्या हम, यानी कि अनुपात, तो 2 3 या 6 1/3 आ गया, 3/9 3 3 या 9 यानी 1/3 आ गया और -8 -24 माइनस माइनस कैंसिल और 8 3 या 24। ठीक है, तो ये तीनों बराबर आ गए 1/3 1/3 1/3। तो ये हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो गई। तो हमें क्या बताना था, एक अपनी तरफ से एक अलग दूसरा समीकरण बताना था। तो एक हमने ये वाला लिख दिया। ठीक है, इसके लिए जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और रेखाएं समांतर तब होंगी जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और समपाती तब होंगी जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो हमें एक एक समीकरण बताना था, तो वो हमने बता दिया स्टूडेंट। तो यही हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और आज का आखिरी सवाल। ठीक है, तो 2 मिनट का और है, तो धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ आज का आखिरी और अंतिम सवाल। यहाँ पर 7वां सवाल दिया है ये और 2 समीकरण दिए हैं। ठीक है, तो x माइनस y और +1 इज इक्वल टू 0 दिया है समीकरण नंबर 1 और 3x और +2y और माइनस का 12 बराबर 0 दिया है और कहा है इनका ग्राफ खींचने के लिए। तो अब मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूँ कि समीकरण ये समीकरण नंबर 1 और 2 दिए हैं का ग्राफ खींचना है हमें, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, मतलब इनको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, तो उसके निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ठीक है, मैं करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समीकरण 1 से चलता हूँ मैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारा y इक्वल टू, अब ये अगर 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट, और ये माइनस का y है तो माइनस का माइनस कट जाएगा, यानी y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और मैं x बराबर इधर रखता हूँ 1, तो ये इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, अब ये 1 प्लस का इधर जाकर माइनस का 1, तो यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से चलते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे 2 पॉइंट क्या आ गए 0,1 और b 1,2। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट करा है स्टूडेंट, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं बॉक्स बना करके। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2 से। तो अगर मैं यहाँ पर ये 12 इधर चला जाएगा और अगर मैं 0 रखता हूँ इसको x इज इक्वल टू 0, तो यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6।
ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं x इज इक्वल टू इधर कितना रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 टू जा 6 2 रख देता हूँ तो ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 6 बचेगा, और 2 3 जा 6, तो यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर C बिंदु क्या आ गया 0,6, और D कितना आ जाएगा 2,3। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं हमने, ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कराया, आप इसको थोड़ा विस्तार से कर लीजिएगा अगर समझ में ना आए, या वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना ऐसा आपको तो आ ही गया होगा अब तक, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब फिर आपके निरूपण देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6, और यहाँ पर तो -, -2, -3, -4 और -5, और यहाँ पर -1, -2, -3 और -4। तो स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ताकि स्टूडेंट को बार बार पार्ट वाइज वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ा वीडियो लंबी भी हो गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको दर्शा देता हूँ जल्दी से। ए जो है 0,1 है। ठीक है, यानी कि ए पॉइंट ये है तो 0x है, और ये 1 है, यानी कि y पे 1 है, तो यहाँ पर 0,1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 1,2 यानी कि x और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1,2, तो 1,2 ही हो जाएगी। तो ये रेखा इस तरीके से खिंच जाएगी, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं इसको, है ना, और इस तरीके से चली जाएगी ये। ठीक है, यहाँ से होती हुई, ठीक है, दोनों निर्देशांकों से होती हुई, तो ये हो जाएगी। अब मैं 0,6 देख लेता हूँ, तो 0 x पर है और 6 है y पर, तो यानी कि ये हो जाएगी 0,6, और d 2,3, तो 2,3 हो जाएगी, तो यानी कि 2,3, ये 2,3 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये होती हुई ये आएगी, अब मैं इसको यहाँ से कर दूँ तो ये, ठीक है डन, यानी कि यहीं पर काटेगी, यहाँ पर ही काटना चाहिए था इसको, ये थोड़ा लाइनें टेढ़ी हो रही है ना इसलिए। तो यानी कि जो हमारा एक पॉइंट आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, यानी कि 2.3 पर काट देगी ये। ठीक है, और एक पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जो गया था यहाँ पर, ये 1 से ही जाना चाहिए था स्टूडेंट, है ना, -1,0। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा किससे जाना चाहिए था, यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो 4 5 लिया है ना, यानी कि इसका अगर निर्देशांक देखते हैं हम, ठीक है, तो यानी कि थोड़ा 2,3 है, और यहाँ पर -1,0 से ही जाएगा अगर आप ग्राफ पे लेंगे तो। ये थोड़ा कहते हैं डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ये रफली फिगर बनाया है, ये यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं तो ये 4 से ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट 4,0। ठीक है, तो हमें क्या बताना था यहाँ पे, इससे छायांकित करना था, यानी कि त्रिभुज को, है ना, और इसके क्या बताने थे हमें, निर्देशांक बताने थे इसके। तो मैं ये आपने निकाल मतलब उतार लिया होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ इसके निर्देशांक। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसके निर्देशांक बता देता हूँ आपको क्या आए हैं। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, और इसको z मान लूँ, ठीक है, तो इसके x के निर्देशांक क्या आ गए 2,3, और y के क्या है -1,0, और कहते हैं z के क्या है 4,0। तो स्टूडेंट ये इसके निर्देशांक आएंगे, और जब निर्देशांक आ जाएंगे तो हमसे कहा गया था कि इसको छायांकित करना है, तो इसको स्टूडेंट ये छायांकित कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि जो लास्ट सवाल था हमारा, तो हमसे ये पूछा था कि इसके निर्देशांक बताने हैं त्रिभुज के, यानी कि ये त्रिभुज के क्या आ गए, त्रिभुज के निर्देशांक। ठीक है, तो ये त्रिभुज के निर्देशांक आ गए, और हमसे कहा गया था छायांकित कीजिए इसको, तो हमने छायांकित कर दिया। अब स्टूडेंट इसमें अगर कभी कभी इसमें क्या पूछ लेता है, क्षेत्रफल और पूछ लेता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक के माध्यम से करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि निर्देशांक की सहायता से, तब क्या होता है ना, यहाँ पर निर्देशांक की सहायता से, तो ये हमारे जो 7th एक्सरसाइज है उसमें आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है ना, जब कहते हैं अगर निकालना हो तो इसी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया त्रिभुज का। ठीक है,
तो यहाँ पर 1/2 तो होते ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगता है, यहाँ पर x1 और यहाँ पर y2 माइनस y3 और प्लस x2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अगर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछेगा तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 x1 कितना है हमारा 2 है ना, और y2 माइनस y3 कितना है 3 y2 0 है ना, तो 0 और y3 कितना है 0 है और प्लस x2 कितना है हमारा देखो x1 x2 यानी कि -1 और यहाँ पर y3 कितना है हमारा 0 और y1 कितना है 3 और यहाँ पर कर देता हूँ मैं x3 कितना है हमारा x1 x2 x3 यानी कि 4 और y1 कितना है हमारा 3 और y2 कितना है 0, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 2 और 2, अब यहाँ पर 0 0 तो यानी कि 0 ही, ठीक है, और प्लस ये 0 में से 3 जाएगा माइनस का 3 बचेगा और जब गुणा होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये और ये हो जाएगा 3 में 0 जाएगा यानी कि 3 ही और ये 4 या 12 हो जाएगा, तो यानी कि 12। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 15/2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये अपॉन 2 में आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमसे पूछा नहीं था यानी कि क्षेत्रफल, लेकिन हमने आपको बता दिया कि कैसे निकालेंगे। ये हमारी 7th एक्सरसाइज में आएगा अभी आगे चल करके, तो इतना धैर्य बनाए रखिएगा 7th एक्सरसाइज तक। लेकिन मैंने आपको ये कंडीशन बता दी है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ ले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक की सहायता से इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने कंप्लीट कर ली है और थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप धैर्यपूर्वक देखिएगा। और अगर हमारी मेहनत और कहता है हमारे चैनल का जो कंटेंट है अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली अपडेट आपको हैंड टू हैंड यानी कि जब भी हम डालें कंटेंट अपडेट करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। जय हिंद, मिलते हैं 3.3 एक्सरसाइज।